सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉपुलर एक्टर रिबॉर्न का पार्ट 4 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था सोयुन ड्रामा प्रेस के मेन लीड के तौर पर सेलेक्ट हो चुका होता है। ड्रामा के रिलीज होने का दिन आता है। सोयुन इससे एक्साइटेड होता है, साथ ही वो इस बात को लेकर भी उतावला हो रहा होता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन पर जाना होता है। अब अगले दिन वो अपने मॉम डैड के साथ में होता है। डैड कहते हैं, आज हम पूरे परिवार के साथ जश्न मनाने जा रहे हैं। आज मैं वो सब करूँगा जो सोह्युन चाहेगा। अब वो तीनों स्केटिंग हॉल में स्केटिंग करने के लिए आते हैं। वो सब वहाँ खूब मज़े कर रहे होते हैं। तभी डैड मॉम से टकरा जाते हैं और वो उनके थोड़ा करीब चले जाते हैं। सोह्युन पलटकर पूछता है कि आप लोग ठीक हैं? डैड मॉम से बोलते हैं, हनी लगता है हम अभी भी प्यार में हैं। मॉम उन्हें खुद से दूर हटाते हुए बोलती हैं, सोह्युन इधर ही देख रहा है, चलो अब उठ भी जाओ। मॉम, डैड और सोह्युन एक रेस्टोरेंट में आते हैं। मॉम कहती हैं, सोह्युन तुम इस बच्चे वाले मेन्यू में से कोई भी डिश चुन सकते हो। मेन्यू की डिशेस को देखकर सोह्युन के मुंह में पानी आने लगता है। वो चूज नहीं कर पा रहा होता है कि वो कौन सी डिश ऑर्डर करे। मॉम डैड उसका क्यूट सा चेहरा देखकर सोचते हैं, ये कितना प्यारा है। सोह्युन बोलता है, मॉम डैड आप लोग मुझे टीज कर रहे हैं, है ना? डैड बोलते हैं, हमें माफ करना, माफी के तौर पर हम तुम्हारे लिए कोई बढ़िया मीठी चीज ऑर्डर कर देंगे। सोह्युन बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं मीठे में डबल ब्राउनी खाऊंगा। अब खाने के बाद वो केक कटिंग करते हैं। सोह्युन वहाँ की वेट्रेस को अपना ऑटोग्राफ देता है। मॉम डैड सोह्युन को एक गिफ्ट देकर कहते हैं, ये थोड़ा लेट है पर हैप्पी बर्थडे सोह्युन। ये मॉम डैड की ओर से तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। उस गिफ्ट में एक मुलायम स्कार्फ के साथ एक नोटबुक होती है। सोह्युन उस स्कार्फ को पहन लेता है। इस नोटबुक के कवर पर लिखा होता है, सोह्युन के लिए हार्ट्स कलेक्शन। सोह्युन उस नोटबुक को खोलकर पढ़ने लगता है। इस नोटबुक में सोह्युन के सभी साथी और जानने वालों ने उसके लिए अपनी शुभकामनाएं दी होती हैं। मॉम डैड के अलावा भी कई लोग हैं जो सोह्युन से प्यार करते हैं और उसका सपोर्ट भी करते हैं। ये एक एल्बम है जो उन दिलों को एक साथ में लाता है। उस नोटबुक के लास्ट में लिखा होता है, सोह्युन मॉम डैड चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर कभी भी तुम्हें परेशानी हो, तुम हमें उसके बारे में बताने से बिल्कुल मत हिचकना। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सोह्युन ये पढ़कर इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है, मेरी पिछली जिंदगी में मेरे मॉम डैड कभी भी मुझसे ये नहीं कह पाए क्योंकि हमारा परिवार एक धोखेबाज की वजह से खत्म हो गया था। उस वक्त मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। ये फिर कभी वैसा नहीं होगा। वो रोते हुए मॉम डैड को शुक्रिया बोलता है। डैड उसे गोद में उठा लेते हैं। मॉम उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, सोह्युन दरअसल मॉम इस बात से थोड़ा परेशान थी कि तुमने अभी हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है। तुम दूसरे बच्चों से ज्यादा काबिल और इंटेलिजेंट हो। इस दुनिया ने तुम्हें एक ही वक्त पर चमक और रोशनी दी है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ गहरा अंधेरा जरूर होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सोह्युन बहुत सारा पैसा कमाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी स्वस्थ और अच्छी रहे। मॉम डैड हमेशा हर तरह से तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अगर कभी भी तुम्हारा समय कठिन हो, तुम इसे अपने अंदर मत रखना। हम दोनों हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहेंगे। सोह्युन स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मॉम। मॉम कहती हैं, तो इन्हीं फीलिंग्स के साथ तुम मॉम को एक किस ही दो। डैड बोलते हैं, ये तो गलत बात है, डैड को भी एक किस चाहिए। सोह्युन बोलता है, चलो हम स्नोमैन बनाते हैं। सोह्युन मन में सोचता है, जैसे ही मैंने अपने मॉम डैड का प्यार महसूस किया, अचानक मेरे परिवार के बारे में जो चिंताएं मुझे परेशान कर रही थी वो दूर हो गई, और फिर ड्रामा के रिलीज होने को लेकर मेरी नर्वसनेस भी खत्म हो गई। इस ड्रामा में मेरा पहला मेन लीड का रोल है, पर ड्रामा की रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर कंट्रोवर्सी होने लगती है। रिलीज के पहले दिन से ही ड्रामा को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ जाती है। इस ड्रामा में बच्चों पर हिंसा का सीन दिखाए जाने के कारण इसे इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। ड्रामा में बच्चों को मारने वाला सीन जो कि सिर्फ परछाई में दिखाया गया था, उसको लेकर ड्रामा विवादों से घिर रहा होता है। इस सब का सीधा असर प्रेस ड्रामा के प्रोडक्शन टीम पर पड़ रहा होता है। सोह्युन एक्टर सियोहान के साथ सीन शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पीडी की ओर देखकर सोचता है, लगता है इन कंट्रोवर्सी के कारण पीडी काफी परेशान है। क्योंकि ये एक नया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, इसीलिए इनके पास बड़े अधिकारियों का रिएक्शन भी जरूरी आया होगा। सेट का माहौल भी बड़ा तनाव भरा है, लेकिन मुझे अपने रोने वाले सीन पर पूरा यकीन है, तो मुझे इसे बिना किसी परेशानी के पूरा करना होगा। शूटिंग शुरू हो जाती है। युनवू यानी सोह्युन सियोहान से बोलता है, आप मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं टीचर? सियोहान बोलता है, मैं युनवू यानी तुम्हारा होमरूम टीचर हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट को कभी कभार खाना खिला सकता है। वो उसे नूडल्स देते हुए कहता है, ये लो युनवू, ठंडा होने से पहले इसे खा लो। सोह्युन रोते हुए कहता है, मैं इतना अच्छा खाना डिजर्व नहीं करता टीचर। उसकी रोने की एक्टिंग पीडी को पसंद आ जाती है। वो कहते हैं, कट। सोह्युन, क्या तुम अपनी स्क्रिप्ट के साथ कुछ देर यहाँ आ सकते हो? वो पीडी के पास जाता है। पीडी कहते हैं, तुम्हारी रोने वाली एक्टिंग दमदार है।
पीडी एक सीन में रोने वाले शॉट को ऐड करने को कहते हैं। सोयुन सोचता है रोने की एक्टिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप हीरो को हेल्पलेस दिखाए जाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप ऑडियंस पर अपनी भावनाएं थोप रहे हैं। इसके अलावा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है असली पीड़ितों के सिर्फ बदनसीबी पहलू पर जोर देना और उन्हें नए तरीके से पेश करना। मैं समझता हूँ कि पीड़ी का इरादा रोने के सीन से ऑडियंस का ध्यान खींचना है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन लोगों के रिएक्शन को और भी ठंडा कर सकते हैं। इस रोने वाले घिसे पिटे सीन के बजाय हमें लोगों के इस ठंडे रिएक्शन को पिघलाने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है। सोयुन गौर से सोचता है, तो चलो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। वो पीढ़ी को बगैर बताए रोने की जगह दूसरा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। शूटिंग शुरू कर दी जाती है। टीचर यानी सियोहान एक पेस्ट्री पर कैंडल लगाकर कहता है, युनवू हैप्पी बर्थडे। पीढ़ी के अकॉर्डिंग इस सीन में यहाँ पर सोयुन को रोने की एक्टिंग करनी होती है, पर रोने के बजाय सोयुन मुस्कुराकर बोलता है, आपका शुक्रिया टीचर। इस तरह वो स्क्रिप्ट को चेंज कर देता है। टीचर यानी सियोहान बोलता है, तुम किस बात के लिए शुक्रिया कह रहे हो? सोयुन बोलता है, टीचर से मिलने के बाद हर दिन बस एक सपने जैसा लगता है। टीचर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखते हैं। इस तरह ये सीन शूट हो जाता है। पीडी बोलते हैं, ये काफी दिल पिघलाने वाला सीन था। शूट के बाद ली सियोहान सोयुन से कहता है, तुमने उस सीन के लिए अपना मन क्यों बदल दिया? सोयुन बोलता है, जिस करेक्टर युनवू का मैं रोल कर रहा हूँ उसे हमेशा अपनी मॉम से डांट पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा रोएगा, क्योंकि एक टीचर जो युनवू की कठिनाइयों को एक एक करके समझ रहा है वो अब उसका ध्यान रख रहा है। हालांकि पहले टीचर उसके साथ सख्ती से पेश आता था, अब उसकी क्लासमेट चायुन भी उसकी दोस्त बन चुकी है। चायुन और दूसरे लोगों के अपने साथ होने से युनवू पहले की तुलना में खुद को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। इसीलिए मैंने युनवू का ऐसा दर्शाया कि उसे दूसरे लोगों से ज्यादा खुशी मिलेगी। ये सुनकर ली सियोहान बोलता है, सच में तुमने पूरी स्टोरी को ध्यान में रखा, ये काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। सोयुन कहता है, आप भी शानदार है सीनियर। शूटिंग के दौरान मैंने अचानक से ही स्क्रिप्ट बदल दी, फिर भी आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपने तुरंत ही उसका आंसर दे दिया। अगर आप ना होते तो मैं ये अकेले नहीं कर पाता। तभी वहाँ एक आदमी आकर उनसे कहता है, एक्टर सियोहान और सोयुन आपको पीडी बुला रहे हैं। वहाँ जाने पर पीडी सोयुन से कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारा हीरो युनवू एक काफी काबिल कैरेक्टर बन गया। एक हकीकत की घटना को बदलते हुए इसका मेन लीड ज्यों का त्यों नहीं रह सकता। इसका एहसास मुझे थोड़ी देर बाद हुआ, इसीलिए मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आगे के डायलॉग्स में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सोयुन इस बात से थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। सोयुन कार से घर जा रहा होता है। उसके मैनेजर की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए होते हैं। सोयुन के पूछने पर वो बताते हैं, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। वो सोयुन को कुछ पेपर देते हुए कहते हैं, मैंने आज सुबह तक उन ऑफर्स को पूरा कर लिया है जो आपके एक्टिंग करने के लिए आए हैं। सोयुन बोलता है, आप इसको पूरा करने की वजह से सो नहीं पाए, आपका शुक्रिया मिस्टर सांगिल। मैनेजर बताता है, इसमें आपके लिए कई सारे प्रपोजल्स हैं। इन प्रपोजल्स में 5 एड, 2 ड्रामा और 1 मूवी ऑफर है। इस ड्रामा में मेन लीड का रोल निभाने के बाद मेरे पास आपके लिए कई जगह से कॉल्स आ रही हैं। सोयुन उन पेपर्स को देखने लगता है। उनमें से एक मूवी के ऑडिशन का नोटिस होता है। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम किम युल होंग होता है। ये नाम पढ़कर सोयुन हैरानी से सोचता है, क्या ये वही डायरेक्टर किम युल होंग है जिन्हें मैं जानता हूँ? ड्रामा प्रेस को काफी प्यार मिल रहा होता है। ऑडियंस में बच्चे भी सोयुन की एक्टिंग से इम्प्रेस हो रहे होते हैं। प्रेस ड्रामा की स्क्रिप्ट में बदलाव के बाद ये ड्रामा एक लग्जरियस ड्रामा के नाम से जाना जाने लगता है। ड्रामा की सफलता को लेकर पीडी का इंटरव्यू लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है, आप इस ड्रामा की सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पीडी बोलते हैं, हमारा स्टाफ जिसने इतनी मेहनत की, और हमारी ऑडियंस, और ऐसे कई लोग हैं, पर एक पर्सन जिसे मुझे इसका भागीदार कहना चाहिए। वो हमारे सेट का सबसे छोटा लेकिन सबसे बहादुर बच्चा है। वो हमारे प्रोडक्शन का लीडिंग एक्टर सोयुन है। इधर घर में सोयुन मैनेजर के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होता है। डैड उसे डिनर के लिए बुलाने आते हैं। सोयुन कहता है, मैं अभी आता हूँ डैड। वो उसी मूवी ऑडिशन के ऑफर के बारे में सोच रहा होता है। सोयुन मन में बोलता है, जिस डायरेक्टर किम युल होंग को मैं जानता हूँ वो एक बेहतरीन डायरेक्टर और म्यूजिशियन है। वो एक ऑलराउंडर है जो खुद अपना स्क्रीन प्ले लिखती हैं। वो अपनी कई क्लासिक म्यूजिकल फिल्म के लिए जानी जाती हैं। पर इस मूवी शैडो पाथ के बारे में मैंने फ्यूचर में नहीं सुना है। इस मूवी के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है और ना ही मेरे पास इस मूवी की कोई जानकारी है। इसके अलावा इस मूवी के ऑडिशन में एक्टर्स की एज लिमिट 5 से 15 साल तक की है। अगर मेरा अपोनेंट एक मिडिल स्कूलर हुआ तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं इस मूवी में मेन लीड बनने का मौका नहीं गंवाना चाहता, जिसकी डायरेक्टर खुद किम युल होंग है।
वो मॉम डैड को खुद के बनाए हुए मसाज टिकट देकर कहता है, मैं वॉलिन बजाना सीखना चाहता हूँ। मॉम कहती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने इसके लिए ये मसाज टिकट हमें रिश्वत के तौर पर दिए हैं। डैड रोते हुए कहते हैं, डैड इसके खिलाफ हैं क्योंकि डैड एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये रिश्वत नहीं ले सकते। मॉम डैड से कहती है, हनी खाना खाने के बाद तुम बर्तन धो लेना। मॉम सोह्युन से पूछती हैं, क्या ये ऑडिशन के बारे में है? सोह्युन बताता है, हाँ, मुझे ऑडिशन के लिए वॉलिन बजाना होगा। मैंने इस खिलौने से काफी प्रैक्टिस की है, तो मैं जरूर असली वाला वॉलिन अच्छे से बजा पाऊंगा। उसने एक खिलौने वाला वॉलिन हाथ में पकड़ रखा होता है। वो सोचता है, वैसे मैंने सच में एक बार वॉलिन बजाया है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है जब एक बार उसने वॉलिन बजाया था। देन मॉम मैनेजर के साथ सोह्युन को एक म्यूजिक एकेडमी में लेकर आती हैं। अंदर आने पर एक औरत उन्हें ग्रीट करती है। वो बोलती है, मैं किम सोही इस म्यूजिक एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। सोह्युन भी उन्हें अपना परिचय देता है। मिस सोही उसे एक्टर के तौर पर पहचान लेती हैं। वो सब प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं। सोह्युन को अपने साइज का वॉलिन मिल जाता है। मिस सोही बोलती हैं, तुमने कहा कि तुमने पहले कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है, तो चलो हम इसे ट्राई करते हैं। सोह्युन अपने तरीके से वॉलिन बजाना शुरू करता है। मिस सोही एक्साइटेड होकर उसे वॉलिन बजाते हुए देखने लगती हैं। सोह्युन के बजाने के बाद वो सरप्राइज होकर कहती हैं, ये बच्चा एक जीनियस है। मॉम कहती हैं, सोह्युन एक जीनियस नहीं बल्कि वो तो क्यूट है। मिस सोही बोलती है, नहीं सोह्युन की मॉम, एक बच्चे के लिए इतनी अच्छी टोन से बजाना शुरू करना अनोखा है। मॉम कहती है, नहीं, ये तो सिर्फ एक नेचुरल टैलेंट है। मिस सोही मॉम से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती हैं, इस बच्चे के अच्छे हुनर को बेकार जाने देना सही नहीं है। मैं सोह्युन के लिए कॉन्सर्ट स्टेज बना सकती हूँ। सोह्युन सोचता है, अरे नहीं। वो मिस सोही से बोलता है, मैडम, पर मैं एक्टिंग में बेहतर हूँ। मैं एक्टिंग करने के लिए ही वॉलिन सीखना चाहता हूँ। मॉम मिस सोही से कहती हैं, मैं सोह्युन के फैसले को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये मेरा या फिर आपका नहीं, बल्कि खुद सोह्युन का फैसला है। मिस सोही बोलती हैं, ये तो बुरा हुआ। खैर, मैं सोह्युन के ऑडिशन को लेकर उसकी पूरी मदद करूंगी। इस तरह सोह्युन मूवी के ऑडिशन देने के लिए वॉलिन सीखने लगता है। अब मूवी के लिए ऑडिशन देने का दिन आता है। सोह्युन मैनेजर सांगिल के साथ उस बिल्डिंग में आ जाता है। वो बिल्डिंग ऑडिशन देने वाले लोगों से खचाखच भरी होती है। सोह्युन इधर उधर देखकर सोचता है, यहाँ मेरी उम्र के तो मुश्किल से सिर्फ 10 बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ अधिकतर मिडिल स्कूल के बच्चे ही हैं। अब सोह्युन के ऑडिशन देने की बारी आती है। मैनेजर उसे गुड लक बोलते हैं। जाते समय सोह्युन सोच रहा होता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 4 साल एक अननोन आइडल के तौर पर गुजारे और काफी चीजें एक्सपीरियंस की, पर मैं पहली बार किसी मूवी का ऑडिशन देने जा रहा हूँ। इसको लेकर मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, पर गलतियां करना साधारण है ना? आखिर मैं 6 साल का एक बच्चा ही तो हूँ। तभी ऑडिशन रूम के अंदर से जोर से चिल्लाते हुए एक बच्चा दौड़कर बाहर आता है। वो रोते हुए बताता है, अंदर एक मॉन्स्टर बैठा है। देन थोड़ी देर पहले वही बच्चा ऑडिशन के लिए रूम में आया होता है। यहाँ जजिंग के लिए कई लोग बैठे होते हैं। वो बच्चा वॉलिन बजाकर ऑडिशन की शुरुआत करता है। कुछ जजेस को उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही होती है। तभी उन जजेस में से पिंक बालों वाली एक औरत बोलती है, बस बहुत हुआ, ये किस तरह का मजाक था? तुम्हें लगता है मैं यहाँ तुम जैसे बच्चे को देखना चाहती हूँ? तुम तो ठीक से बजा भी नहीं पा रहे हो। और ये अजीब सा डांस क्या था? जब तुम्हें बजाना नहीं आता तो तुम क्यूट बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो ये खतरनाक शक्ल वाली पर्सन ही डायरेक्टर किम युल होंग होती है। उनका भयानक चेहरा देखकर वो बच्चा उससे बहुत डर जाता है। दूसरे जजेस डायरेक्टर युल को ये सब कहने से मना कर रहे होते हैं, पर वो उन सभी पर अकेले भारी होती है। उस बच्चे को हटा दिया जाता है। अब ऑडिशन देने की बारी सोह्युन की होती है। वो रूम के अंदर आता है। वो जजेस उसे देखकर आपस में बात करते हैं, ये तो उस ड्रामा में था जो अभी जल्दी ही खत्म हुआ है। इसकी एक्टिंग काफी अच्छी है। डायरेक्टर युल बोलती है, क्या फायदा अगर ये अच्छे से बजा नहीं सकता? क्या हम इसे इसकी पॉपुलैरिटी के कारण चुनने वाले हैं? अगर ऐसी ही बात है तो चलो हम किसी गुड़िया को यूज कर सकते हैं। अब सोह्युन वॉलिन बजाना शुरू करता है। सभी जजेस का ध्यान उसके म्यूजिक पर होता है। तभी दोबारा डायरेक्टर युल बोलती है, बस करो। वो सोह्युन से कहती है, तुमने इसमें वाइब्रेटो क्यों नहीं ऐड किया? क्या तुम नहीं जानती हो कि वाइब्रेटो क्या होता है? फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वाइब्रेटो एक टाइप का कंपन होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट में इमोशनल टोन को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। सोह्युन बताता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर ने फॉर्मल तरीके से वॉलिन नहीं सीखा है। हालांकि वो बिना किसी म्यूजिक शीट के टोन बजाता है, पर वो एक जीनियस है जिसने कभी भी वॉलिन को खास तौर पर बजाना नहीं सीखा है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेन कैरेक्टर ऐसे किसी फैंसी टून के बारे में जानता होगा। एक जज उसे देखकर सोचता है, ये सही है, ये कोई वॉलिन कंपटीशन नहीं बल्कि एक मूवी ऑडिशन है। ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफी स्मार्ट है। डायरेक्टर युल सोह्युन से कहती है, तो मुझे पसंद आए। ये सुनकर बाकी जजेस हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर बोलती है, मैं यहाँ एक काबिल मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए अपना वक्त जाया कर रही हूँ। वो सोह्युन को एक सीन का एक्ट करने को कहती है। सोह्युन एक्टिंग करना शुरू करता है।
उसकी विंडोज के सामने आ जाती है। सोयुन अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाते हुए बढ़िया से एक्ट करता है। तभी डायरेक्टर युल बोलती है, तुम पास हो गए हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी उनमें से एक पर्सन उसे रोकते हुए कहता है, पर डायरेक्टर, अभी हमें 70 और एक्टर्स को जज करना है और अभी तो ऑडिशन का दूसरा राउंड भी होगा। डायरेक्टर चिल्लाकर बोलती है, क्या? नहीं, मैं इन गधों की बेकार एक्टिंग देखते हुए परेशान हो चुकी हूँ। एक जज सोयुन से कहती है, तुमने अच्छा किया, हम तुम्हें आगे के बारे में मैसेज के जरिए इन्फॉर्म कर देंगे, अब तुम जा सकते हो। सोयुन बाहर आ जाता है। मैनेजर कहता है, एक्टर आप लेट हो गए, आपका ऑडिशन कैसा रहा? सोयुन डरते हुए कहता है, अंदर एक मॉन्स्टर है। वो सोचता है, उसकी नज़रें, उसकी स्माइल और बिना प्रॉपर मैनर का एटीट्यूड। मैं डायरेक्टर किम युल होंग के साथ काम करने जा रहा हूँ, क्या ये अच्छा है ना? दिन शाम को ही सोयुन को ये मैसेज मिल जाता है कि उसे मेन लीड के तौर पर चुन लिया गया है। इस तरह समय बीतता गया और गर्मियों के पहले दिन वो मूवी शैडो पाथ की स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए जाता है। यहाँ कई दूसरे एक्टर्स भी होते हैं, पर कोई भी अपनी स्क्रिप्ट ढंग से नहीं पढ़ पा रहा होता है, क्योंकि उनके सामने खतरनाक चेहरे के साथ डायरेक्टर युल वहाँ पर बैठी होती है। सोयुन परेशान होकर सोच रहा होता है, यहाँ का माहौल बुरी तरह से तनाव भरा है और ये दम घोटू है। सोयुन के बगल में लगभग उसी की उम्र का एक बच्चा बैठा होता है। डायरेक्टर उस बच्चे से कहती है, क्या तुमने ठीक से स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की है? अगर तुम इसी तरह एक्टिंग करोगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बच्चा बोलता है, मैं और प्रैक्टिस करके इसे ठीक कर लूंगा डायरेक्टर। सोयुन उस बच्चे को देखकर इम्प्रेस हो रहा होता है। अब 3 घंटे बाद स्क्रिप्ट रीडिंग खत्म हो जाती है। सोयुन बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तभी वो लड़का उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, तुम जरूर सोयुन होगे। मेरा नाम ह्युंदू है। भले ही तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी तुम्हारा कंसंट्रेशन कमाल का है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी सोयुन को उसे देखकर किसी की शक्ल याद आती है। वो ह्युंदू से पूछता है, हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, है ना? ह्युंदू कहता है, नहीं तो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी ह्युंदू जोश में आकर सोयुन से पूछता है, क्या तुम मुझे बेहतर तरीके से जानना चाहते हो? वैसे अब हम बात करते रहेंगे। मैं तुम्हें अगले हफ्ते मिलता हूँ सोयुन। सोयुन सोचता है, जरूर मुझसे कोई भूल हुई होगी। अब मूवी शैडो पाथ की शूटिंग शुरू हो जाती है। 2 एक्टर्स सोयुन के पास आकर उससे कहते हैं, बच्चे, क्या तुम हमारे साथ बगावत में शामिल होना चाहोगे? सोयुन पूछता है, क्या बगावत? वो लोग बताते हैं, तुम कितने हैरान लग रहे हो। हम सीन में एक एडलिब ऐड करने जा रहे हैं जो कि स्क्रिप्ट में नहीं है। तो एडलिब बिना किसी तैयारी के किए जाने वाले एक काम को बोलते हैं। यहाँ पर ये एक्टर्स एक सीन में स्क्रिप्ट से हटकर एक अलग एक्टिंग का पार्ट उस सीन में जोड़ने की बात कर रहे होते हैं। सोयुन एडलिब का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है, अगर तुम लोगों ने डायरेक्टर के काम में उन्हें बिना बताए ये किया तो वो पागल हो जाएंगी। तभी वहाँ एक्टर ली चांग हो आते हैं। सोयुन उनसे कहता है, मैंने इसके बारे में सुना, क्या ये सही होगा सीनियर? एक्टर चांग हो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, हमारे एक्टर्स डायरेक्टर की बात नहीं सुन रहे हैं, पर इस वक्त मैं भी एब्लिक के फेवर में हूँ। सोयुन सोचता है, डायरेक्टर चाहे जितनी शक्ति से पेश आए, एक्टर चांग हो हमेशा उनकी बात मानते हैं और वो अपने जूनियर्स को सलाह देते हैं। वो उनसे डायरेक्टर युल की पॉजिटिव साइड देखने को कहते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इनके जैसे बड़े पॉपुलर एक्टर भी इस चीज़ में शामिल हो जाएंगे। वो उनसे पूछता है, सीनियर, आप इसके फेवर में क्यों हैं? एक्टर चांग हो बोलते हैं, शैडो पाथ एक म्यूजिकल मूवी है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़रूरी है कि मेन कैरेक्टर को म्यूजिक की गहराइयों से मोटिवेटेड किया जाना चाहिए। वो अपने माँ बाप को ढूंढना चाहता है, इसके लिए वो सिर्फ अपने वायलिन के साथ नर्सरी से भाग जाता है। मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा निराशा में होता है। हालांकि कई सारी मुश्किलातों को झेलने के बाद उसकी मुलाकात एक टीचर से हुई जिसने उसके टैलेंट को पहचान लिया। उस टीचर ने उस बच्चे को एक म्यूजिशियन बनने का मौका दिया। इस सब के बावजूद दिक्कत यहाँ पर है, हम इस समय दूसरे सीन के अंत में हैं और मूवी की मेन थीम को बहुत हल्के तौर पर लिया जा रहा है। सोयुन सोचता है, बात तो सही है, पर एक्टर चैंग हो कहते हैं, मेरा इरादा डायरेक्टर को बेइज्जत करने का नहीं है, पर एक एक्टर होने के नाते अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे इसका पछतावा होगा। पर सोयुन, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ब्लेम अपने सर पर ले लूँगा। तुम जैसा मन हो वैसे एक्टिंग करना। अब उस सीन की शूटिंग शुरू हो जाती है। इस सीन की शुरुआत सोयुन के इमोशनल एक्ट से होती है। सोयुन यहाँ मेन लीड जीसियोक का रोल प्ले कर रहा होता है। इन बूढ़े अंकल का रोल नर्सरी के डायरेक्टर का होता है और जैसा कि हमें पहले ही पता चल चुका है, एक्टर चांग हो का रोल टीचर का है। सब कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। तभी अचानक से टीचर नर्सरी के डायरेक्टर के सामने अपना सर झुकाकर जी सियोक यानी मेल लीड को अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। स्क्रिप्ट में इतना बड़ा बदलाव देखकर प्रोडक्शन टीम के लोग शॉक्ड रह जाते हैं। टीचर बूढ़े अंकल से कहते हैं, प्लीज इस बच्चे के हुनर को संवारने में आप मेरी मदद कीजिए।
बूढ़े अंकल कहते हैं नहीं, ये फैसला करने का हक हमें नहीं है। वो जी सियोक यानी मेन लीड से पूछते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? मेन लीड जी सियोक यानी सो यून कहता है, मैं पता लगाना चाहता हूँ मेरे मॉम डैड कौन है और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं जानना चाहता हूँ ये गाना इतना अच्छा और स्वीट क्यों है। वो बूढ़े अंकल जी सियोक को टीचर की गाइडेंस में रहने की परमिशन दे देते हैं। टीचर जी सियोक को गले लगा लेते हैं। तभी डायरेक्टर बोलती है, कट। ये काफी सही था, पर इस गंदगी की शुरुआत किसने की? एक्टर चैंग हो बोलते हैं, ये मैं था। आप मुझे माफ कर दीजिए डायरेक्टर, मेरा इरादा आपके ऑर्डर्स की नाफरमानी करने का नहीं था। मुझे लगा जो सीन एक दमदार सीन बन सकता था उसे स्क्रिप्ट में ज्यादा अच्छे से नहीं शो किया गया है, इसीलिए मैंने ये काम एक जरूरी बदलाव समझकर किया। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगती है। वो अचानक हंसना रोककर एक्टर को घूरते हुए बोलती है, जरा इस आदमी को देखो, काफी दिनों बाद किसी इंसान ने इस तरह मेरा दिमाग खराब किया है। ये देखकर सोयून काफी डर रहा होता है। डायरेक्टर यूल कहती है, एक्टर ली चांग हो, तुम्हारे पास कोई भी अगला मौका नहीं है, चाहे तुम जितना चाहो। अगर तुम दोबारा ऐसा करना चाहो तो मुझे इसके बारे में पहले ही बता देना। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। चैंग हो बोलते हैं, जी मैं इस बात को ध्यान रखूंगा डायरेक्टर। डायरेक्टर यूल उस सीन को दोबारा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शूट करने का ऑर्डर देती है। सोयून उदास होकर सोचता है, सब कुछ फेल हो गया। एक्टर चांग हो उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हमारा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सोह्युन। सोह्युन एक्टर की ओर देखकर सोचता है, क्या सीनियर ठीक है? मैं तो अभी भी बहुत नर्वस हूँ। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इन एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इस मूवी को अपने प्रोजेक्ट के लिए चुना। तो इस तरह से वो बगावत खत्म कर दी जाती है। सोह्युन लंच के समय एक दूसरे चाइल्ड एक्टर ह्युंदू के पास आता है। ह्युंदू लंच के समय अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सोह्युन उससे कहता है, ये पार्ट थोड़ा सही नहीं था, मुझे लगता है कि तुम अपनी एक्टिंग में इसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तभी ह्युंदू गुस्से से सोह्युन को घूरते हुए बोलता है, हे, तुम्हें लगता है तुम एक्टिंग में काफी बेहतर हो? उसका चेहरा देखकर सोह्युन को अपने उम्र के किसी लड़के का चेहरा याद आ जाता है। वो सोचता है, कहीं ये वही तो नहीं। अब इस लंच टाइम के थोड़ी देर पहले के सीन में मेन कैरेक्टर जी सियोक अपने दोस्तों के साथ में होता है। सोह्युन और हिंदू शूटिंग कर रहे होते हैं। शूट पूरा होने पर डायरेक्टर युल बोलती है, ठीक है, कट। वो कहती है, सोह्युन तुमने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे से दिए, गुड जॉब। पर हिंदू, तुम्हारी आवाज अभी भी स्थिर नहीं है, तुम और प्रैक्टिस करो। 1 घंटे में लंच के बाद हम दोबारा मिलेंगे। अब हिंदू ध्यान से बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। उसे डायरेक्टर के स्टेटमेंट से थोड़ा दुख पहुंचता है। इधर सोह्युन अपना लंच ले रहा होता है। लंच दे रही लड़की उससे पूछती है, इतना खूबसूरत बनने के लिए तुमने क्या खाया? सोह्युन मुस्कुराकर कहता है, शायद मॉम डैड के प्यार से भरा खाना। उसकी बातों को सुनकर हिंदू को काफी चिढ़ हो रही होती है। अब सोह्युन उसके पास आता है। वो उसके स्क्रिप्ट के बारे में हिंदू को बताने लगता है। हिंदू अनॉयड सा फेस बनाकर वही लाइन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक्टिंग में बहुत अच्छे हो? उसका चेहरा देखकर सोह्युन को किसी की शक्ल याद आती है। देन अब हम सोह्युन की पिछली जिंदगी के बारे में देखते हैं, जब वो अपने 25 साल वाले शरीर में था। क्रिसमस का फेस्टिवल होता है। सोह्युन अपने दूसरे साथियों के साथ कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को गिफ्ट्स दे रहा होता है। काम खत्म होने पर वो उस रेडियर की कॉस्ट्यूम से अपना सर बाहर निकालता है। उसके साथी उसका गाल छूकर कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया और आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। वो उसके लिए केक लाते हैं। सोह्युन कहता है, तुम लोगों का शुक्रिया। उसके साथ ही बोलते हैं, अगले साल हम एक बड़े स्टेज पर ब्लैक स्टार के साथ चलेंगे। वो लोग इस साल भी साल के अंत की पार्टी कर रहे हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है, पर हाँ, उसके ग्रुप का लीडर गिनो हमारे सोह्युन को काफी पसंद करता है। ये सब सुनकर सोह्युन सोचता है, ब्लैक स्टार एक आइडल ग्रुप है। उन्होंने हमारे साथ ही अपना डेब्यू किया था और इस समय वो हमसे कोसों आगे हैं। उनका लीडर गिनो एक नेचुरल जीनियस है। उसका यूनिक टैलेंट और चमकती हुई पर्सनैलिटी, साथ ही एक बड़ी एजेंसी के सपोर्ट के कारण उसने आसानी से शुरुआती स्टेज को स्किप कर दिया था। वो अधिकतर मेरे साथ काफी फ्रेंडली तरीके से बिहेव करता है। गिनो सोह्युन से कहा करता है, तुम इतने अंधेरे में क्यों हो सोह्युन? चलो भी, तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। सोह्युन मन में कहता है, पर मुझे गिनो अनकंफर्टेबल लगता है। अब उसके साथियों के जाने के बाद सोह्युन अकेले बैठा होता है। उसे अपने मॉम को कॉल करने का ख्याल आता है, पर घर से बाहर जाने के बाद उसे याद नहीं होता कि उसने आखिरी बार अपनी मॉम से कब बात की थी। डिवोर्स के बाद मॉम को भी काफी कठिन समय का सामना करना पड़ा। इस सब में वो सोह्युन की ओर ध्यान नहीं दे पाई। मॉम के घर वाले सोह्युन से मॉम को परेशान करने से मना कर देते हैं। मॉम के घर वालों ने सोह्युन से बोला था, तुम्हारी मॉम तुम्हारी वजह से ही इतनी सारी मुश्किलातों को सह रही है। ये सारी पुरानी बातें याद करने के बाद सोह्युन कहता है, नहीं, मैं मॉम को कॉल नहीं कर सकता, वो बिजी होंगी। देन गिनो सोह्युन के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेकर आया होता है। सोह्युन बोलता है, माफ करना, मैंने कुछ तैयारी नहीं की। गिनो कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा दिल ही मेरे लिए काफी है
और हम तो सोलमेट्स हैं, है ना? वैसे मेरी मॉम मेरा बर्थडे मनाने के लिए सुबह से मेरे पीछे पड़ी हैं, तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? यहाँ एडिशनल जानकारी के तौर पर गिनो और सोह्यून का जन्मदिन एक ही दिन होता है। उसके उतरे हुए फेस को देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो? गिनो की इस बातों से सोह्यून को अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो सोचता है, मेरी मॉम जिन्हें मैं कॉल तक नहीं कर सकता। सोह्यून गिनो को इग्नोर करते हुए बोलता है, कुछ नहीं। गिनो सोह्यून से बोलता है, सोह्यून, असल जिंदगी की तुलना में तुम कैमरे के सामने बिल्कुल अलग लगते हो। हकीकत में मैं थोड़ा सहनशील और अलग तरह का हूँ, लेकिन मैं चाहे जितना छिपाने की कोशिश करूँ, लोग जान ही लेते हैं। सोह्यून, तुम्हें अपने आप को थोड़ा आराम देने की जरूरत है। तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और दूसरों के सामने खुलकर आना चाहिए, तब लोग तुम तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ये सारी बातें सुनकर सोह्यून का दिमाग खराब हो जाता है। वो चिल्लाकर गिनो से कहता है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम ये सब कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास इतनी लग्जरीज नहीं है। जब भी तुम मुझे ऐसी एडवाइस देते हो, मुझे ये बेइज्जती जैसा लगता है। गिनो बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था। सोयुन कहता है, तुम्हें लगता है ये आसान है क्योंकि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हुनर, आसपास का माहौल, सब कुछ परफेक्ट है, इसीलिए तुम मेरी और अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरी दुनिया में अगर मैं तुम्हारी जितनी मेहनत करूँ तो इससे मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इस बात से गिनो भी गुस्से में आ जाता है। वो सोह्यून से कहता है, तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते कांग सोह्यून। अब प्रेजेंट टाइम में हमारा 6 साल का सोह्यून सोचता है, उस वक्त मैंने आखिरी बार गिनो का चेहरा देखा था। मैं उसका चेहरा अभी तक नहीं भूल पाया, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये चाइल्ड एक्टर नाम हिंदू ही गिनो है। अब इसी के साथ ये पार्ट भी हम यहाँ पर एंड करते हैं।